मन अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम आपको पैसे बचाने तो पैसे समझदारी से खर्च करने के भी नुस्खे देते हैं और आज हम सेकंड हैंड कार खरीदने के बारे में आपको गाइडेंस देने वाले हैं। जी हाँ, कार खरीदते वक्त किसी भी कार की सुविधाओं, इस्तेमाल, माइलेज और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बजट का ध्यान रखना आपको ज़रूर चाहिए। अगर आपका बजट कम है तो सेकेंड हैंड कार खरीदना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। भारत में सेकेंड हैंड कारों का बाजार बढ़ रहा है। पुरानी कार खरीदना हर रोज़ यात्रा करने के लिए एक कुशल और किफ़ायती सौदा है। अगर आप भी कम बजट में कार खरीदना चाहते हैं तो सेकेंड हैंड कार के लिए निवेश करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको आइए बताते हैं कि इसके भी क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ ऑटो एक्सपर्ट अवीक चट्टोपाध्याय और हमारे साथ जुड़ेंगे जीएसटी इन्वेस्टमेंट्स के सीएफपी आदित्य शाह। लेकिन अवीक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। बहुत कम बात होती है अवीक सेकेंड हैंड कार के बाज़ार के बारे में। आमतौर पर हम जो है नई नई गाड़ियों के लॉन्चेस पर आपके से चर्चा करते हैं, लेकिन सेकेंड हैंड कारों का जो बाज़ार है वो कितना गर्म है, कितना ठंडा है, ज़रा हमको इसकी जानकारी दें। पैंडेमिक एक सिचुएशन आ गया था जहां सेकेंड हैंड या यूज्ड कार्स का जो बिजनेस है वो बहुत बढ़ गया। और इससे पहले आपने सही बोला कि 2019 तक यूज्ड कार बिजनेस या सेकेंड हैंड कार बिजनेस पे ज्यादा चर्चा होता नहीं था। लेकिन इस पैंडेमिक में जब सडनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना लोगों ने छोड़ दिया, तब उनको एक गाड़ी की रेडी अवेलेबिलिटी चाहिए थी जो अफोर्डेबल हो सके। और इसीलिए द यूज्ड कार या सेकेंड हैंड कार वाज द बेस्ट ऑप्शन। वो सबसे बढ़िया ऑप्शन था एक कस्टमर के लिए। और इसीलिए 2020 से जैसे पैंडेमिक हुआ, पहला लॉकडाउन खत्म हुआ, लोग फिर अपने कामकाज पे लग गए, तो सेकेंड हैंड कार का जो बिजनेस है वो बहुत गर्म हो गया। और वो ट्रेंड अभी तक चल रहा है, क्योंकि लोगों ने ये भी एक्सपीरियंस किया कि जब पहले आपने एक सेकेंड हैंड गाड़ी ली होगी आउट ऑफ कंपल्शन कि मेरे पास नई गाड़ी लेने के पैसे नहीं हैं, मैं ये भी नहीं जानता हूं कि कितनी देर मुझे एक गाड़ी की जरूरत होगी, क्योंकि अगर ये पैंडेमिक खत्म हो गया और मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना शुरू कर दिया फिर से, तो फिर शायद गाड़ी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस था आउट ऑफ कंपल्शन, ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा है कंज्यूमर के लिए। अच्छा रहा है इन द सेंस, एक तो चॉइस बहुत है कंज्यूमर के पास, दूसरा एक ये बहुत एक अफोर्डेबल जरिया है जिससे आप एक 4 व्हीलर ओन कर सकते हो। तीसरा, बहुत कुछ मेट्रोज में कुछ ऐसे भी घर हैं जहां पे लोगों को मल्टीपल गाड़ियों की जरूरत हो गई, तो लोगों ने डिसाइड किया कि चलो, अभी पहले एक ही गाड़ी थी, लेकिन अभी सोचिए स्पाउस को भी दफ्तर जाना है, पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे, बोला कि नहीं, मुझे एक सेकेंड हैंड कार चाहिए, बड़ी गाड़ी की जरूरत ना हो लेकिन छोटी गाड़ी हो, लेकिन अफोर्डेबल हो। तो उस वजह से मल्टीपल कार हाउस होल्ड, मल्टीपल कार ओनरशिप भी शुरू हो गई। और ये पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा फॉर द फॉलोइंग रीजंस। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस, दूसरी हो गई आपकी ये ज्यादा अफोर्डेबल है टू ओन अ सेकेंड हैंड व्हीकल और यूज्ड व्हीकल। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम हिंदुस्तान में जो पहले जो सेकेंड हैंड बिजनेस था वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज था। सडनली बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म्स आ गए कस्टमर्स के लिए, और ये ऑर्गेनाइज्ड भी थे और ये डिजिटल भी थे। प्लेटफॉर्म्स लाइक देखिए, जैसे कार एंड बाइक हो गया, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस हो गया, स्पिनी हो गया, कार ट्रेड, कार देखो, कार्स 24, और इन्होंने अपने विज्ञापन भी शुरू कर दी इन अ बिग मैनर। विज्ञापन शुरू करी बोथ ऑन मेन स्ट्रीम एडवर्टाइजिंग लाइक टेलीविजन एंड प्रिंट, एंड ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंटली डिजिटल एंड सोशल मीडिया। इससे एक अवेयरनेस बढ़ी, एक रिलायबिलिटी का जो फैक्टर था वो काफी बढ़ गया कंज्यूमर्स में, कि ये जब ऑर्गेनाइज्ड सेकेंड हैंड कार बिजनेस या ऑर्गेनाइज्ड यूज्ड कार बिजनेस जब शुरू हुआ इंडिया में ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, तो आपके पास जो पहले के फैक्टर्स थे कि ये गाड़ी कैसी चलेगी, इसकी वारंटी होगी कि नहीं होगी, इसकी कितनी रिलायबिलिटी है, जो ट्रांजैक्शंस है वो कितने ट्रांसपेरेंट है,
they were all sorted out, they were all solved. So फिलहाल अगर आप देखें तो इंडिया में सेकेंड हैंड कार का जो रेशियो है वो अराउंड 1.4 या 1.5 है। मतलब अगर एक नई गाड़ी बिकती है तो 1.4 या 1.5 यूज कार्स बिकते हैं। और आई थिंक कल ही या परसों ही एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जो कह रही है कि ये जो यूज कार बिजनेस है वो अगले 5 साल 6 साल ऑलमोस्ट 20% CAGR पे ग्रो करेगा। और 5-6 साल बाद अगर एक नई गाड़ी बिकेगी तो उसके अगेंस्ट ऑलमोस्ट 2 यूज कार्स बिकेंगे इंडियन मार्केट में। बहुत बढ़िया आपने यहाँ पर हमें एनालिसिस दी है। आदित्य, आप अभी हमको समझाएं कि फाइनेंशियली कितना सेंस बनता है सेकेंड हैंड कार खरीदने का। हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ते जा रहा है और प्राइस ऑफ कार भी बढ़ते जा रही है। हमने देखा है कि कई ऑटोमेकर्स ने 10 से 20% की हाइक की है अपने कार्स में, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। तो अगर आप सेकेंड हैंड कार लेते हैं तो जो इन्फ्लेशन है उससे बच सकते हैं। दूसरी बात कि जो कॉस्ट ऑफ कार होती है वो लोअर होती है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट हैंड या शोरूम से जो आप कार बाई करते हैं, तो वहां पे भी आपको फायदा रहता है। तीसरी बात, जब आप लोन लेते हैं तो जब आप फर्स्ट हैंड कार में लेते हैं तो कॉस्ट ऑफ द कार मच हायर होती है, तो लोन जो अमाउंट होता है वो भी हायर होता है। तो आप अगर सेकेंड हैंड कार लेते हैं तो जो लोन अमाउंट होता है वो भी कम होता है। चौथी बात, इंश्योरेंस अमाउंट जो भी होता है वो भी कम होता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कार चल चुकी है और कार पुरानी है, तो इंश्योर्ड वैल्यू तो कम होती ही है, बट इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपको पे करना पड़ता है वो भी कम होता है। तो कोई भी हाउस होल्ड जो है वो अगर फर्स्ट हैंड कार नहीं लेना चाहता है तो मेरे हिसाब से सेकेंड हैंड मार्केट में इतने सारे प्लेयर्स आज की डेट में अवेलेबल हैं कि आपको कहीं से भी एक अच्छी मेंटेन की हुई कार मिल सकती है। अभी ये बताएं कि आखिर कौन कौन सी कार्स हैं जो सेकेंड हैंड के तौर पर ली जा सकती हैं, खरीदी जा सकती हैं। पहले हम गाड़ियों की बात करते हैं, उसके बाद समझेंगे आपसे कि किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, गाड़ियां तो मतलब वेरी फ्रैंकली कोई भी ब्रांड आप ले सकते हो। मतलब ब्रांड का जो रेपुटेशन होता है वो कुछ पैरामीटर्स पे बनता है। सबसे पहले तो उसकी एक नई गाड़ी की प्राइस क्या है वो है। दूसरी, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। तीसरी, उसका कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कितना कम है। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बेसिकली मतलब आपके 2 चीजें हो गए। एक हो गया आपका रनिंग कॉस्ट, मतलब इसकी ये कितनी एफिशिएंट है, और दूसरा हो गया इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कि इसकी सर्विसिंग कितनी अफोर्डेबल है। और इन सब पैरामीटर्स या इन सब कारणों को मिलाकर गाड़ी की एक रीसेल वैल्यू बनती है। अगर आप देखें तो काफी सालों से अब जैसे मारुति की मार्केट शेयर अभी भी हिंदुस्तान में 40% क्यों है, इन स्पाइट ऑफ इतने सारे ग्लोबल ब्रांड्स इस देश में बिकते हैं, बनते हैं, बिकते हैं, और इतने सारे मॉडल्स हैं। इसीलिए मारुति का 40% मार्केट शेयर मेंटेन करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है उसका रीसेल वैल्यू। ठीक है, उसका रीसेल वैल्यू अच्छा है और इसीलिए एक मारुति की डिमांड भी अच्छी है। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो एक गाड़ी अपने पूरे लाइफ साइकिल में या फिर अपने पूरे लाइफ टर्म में एटलीस्ट 3 से 4 बार बिकती है। तो आप अपनी नई गाड़ी को आप रखेंगे, पहले आज से 10 साल पहले टिपिकली एक हिंदुस्तान में एक आम कस्टमर रखता था 7 से 8 साल रखता था एक नई गाड़ी को। आज वो 3.5 से 4 साल रखता है। ठीक है, क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजी मतलब हर साल या हर 2 साल चेंज होती है, इंप्रूव होती है। दूसरे, इतनी नए चॉइसेस आ गए हैं। तीसरी, इतनी नई स्टाइल्स आ गई हैं। चौथा ये है कि आपका फैमिली भी चेंज होता है, बढ़ता है, इवॉल्व करता है, इसीलिए आपको शायद अलग अलग गाड़ियों की जरूरत होती है। तो 3.5-4 साल में एक नई गाड़ी वो इट गोज टू द सेकेंड ओनर, वहां से थर्ड, वहां से फोर्थ। सो टिपिकली इन द लाइफ ऑफ अ व्हीकल अगर आप 12 से 15 साल रखें जिसके बाद वो गाड़ी स्क्रैप हो जाती है,
3 से 4 लोगों में वो घूमती है, ओनर्स में वो घूमती है। इसीलिए गाड़ी की रिलायबिलिटी, गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट, गाड़ी का रनिंग कॉस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो ब्रांड्स लाइक मारुति, ह्यूंडई, टोयोटा, होंडा, ये बहुत ही अच्छा करते हैं। ये बहुत ही रिलायबल यूज्ड कार ब्रांड्स हैं मार्केट में। और अगर आप स्पेसिफिक मॉडल्स देखें तो फिलहाल एक नया ट्रेंड या पॉपुलैरिटी है एसयूवीज की या एसयूवी स्टाइल की। तो किसी भी एसयूवी स्टाइल की गाड़ी को अगर आप देखें तो एक तो उसका ज्यादा डिमांड है इन द यूज्ड कार मार्केट, और दूसरा क्योंकि ज्यादा डिमांड है इसलिए एक हैचबैक या एक सेडान के अगेंस्ट उसका रीसेल वैल्यू भी जरा सा हाई होता है। लेकिन क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी है, लोगों को आजकल एसयूवी का स्टाइल बहुत पसंद है, इसीलिए उसका मार्केट भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में अभी जब अगर आपको कार खरीदने जाना हो सेकेंड हैंड कार, तो लोन लेने से लेकर कार की कंडीशन को जज करने तक क्या क्या ऐसे टिक मार्क्स होंगे जो हमें अपनी चेकलिस्ट में कर लेने चाहिए? तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। द फंडामेंटल फर्स्ट डिसीजन इज कि आप एक स्पेसिफिक ब्रांड लेना चाहते हैं या फिर यू आर ओपन टू द ब्रांड। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं सोचूं कि मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी लेना है क्योंकि मेरे घर में एक एडिशनल कार चाहिए, या फिर मेरे घर में एक कॉलेज गोइंग चाइल्ड है जिसको एक गाड़ी देनी है उसके मूवमेंट के लिए, तो मैं सोचता हूँ कि मैं मारुति ले लेता हूँ। तो अगर मुझे मारुति लेना है तो मैं स्पेसिफिकली मारुति ट्रू वैल्यू के पास जाऊंगा, मैं कोई इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मारुति का अपना यूज्ड कार बिजनेस वर्टिकल है। इसीलिए मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं मारुति का ही बिजनेस यूज्ड कार बिजनेस के वर्टिकल में जाऊं तो एक तो मुझे चॉइस, दूसरा मुझे रिलायबिलिटी, तीसरे उनका जो पैकेज है वो मुझे बेस्ट मिलेगा। तो एक तो वो है। अगर आप सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि मुझे यही ब्रांड का सेकेंड हैंड कार लेना है तो वो फाइनली उसका आउटकम होगा कि आप किस चैनल में जाएंगे। अगर आपने सोचा कि मुझे ह्यूंडई ही लेना है, सेकंड हैंड ह्यूंडई लेना है, तो आप ह्यूंडई के यूज बिजनेस में जाएंगे। या फिर अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरे को एक एसयूवी चाहिए, फिर यू विल हैव टू गो टू प्लेटफॉर्म्स लाइक आपका स्पिनी हो गया, कार्स 24 हो गए, क्योंकि वहां पे आपको अलग अलग ब्रांड्स का चॉइस है। ये फर्स्ट फैक्टर है। फिर दूसरा फैक्टर ये ऑब्वियसली होगा कि आपको किस पर्पस के लिए गाड़ी चाहिए। वो डिसाइड करेगा कि आप किस टाइप की गाड़ी लोगे। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि क्योंकि सेकेंड हैंड कार्स का चॉइस ज्यादा है और बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं तो मैं नई गाड़ी नहीं खरीदूंगा, मैं शुरू ही करूंगा सेकेंड हैंड कार से। क्योंकि अगर मेरा बजट है सोचिए 10 लाख रुपए, तो अगर मैं नई गाड़ी लूं तो उसमें मुझे जो मिलेगा विज़िबी अगर मैं सेकेंड हैंड गाड़ी लूं तो मुझे एक बड़ा गाड़ी मिलेगा। हाँ, वो 3-4 साल पुरानी होगी। ये दूसरा फैक्टर है कि मेरे को किस एप्लीकेशन के लिए, किस पर्पस के लिए मुझे गाड़ी चाहिए। तीसरा ऑफ कोर्स है कि मैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाता हूं वो प्लेटफॉर्म कितना ट्रांसपेरेंट है इन टर्म्स ऑफ गाड़ी की कंडीशन क्या है, गाड़ी के सारे रिकॉर्ड्स क्या है, प्रीवियस जो ओनर है उनसे अगर मेरी डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सकती है। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव मैं लूंगा, डिटेल टेस्ट ड्राइव लूंगा, गाड़ी की पूरी सर्विस हिस्ट्री देखूंगा, और इसके साथ में अगर ऑनलाइन आजकल मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग रिव्यूज आते हैं, अलग अलग उनके कुछ क्रिटिसिज्म्स होते हैं, कुछ रेटिंग्स होते हैं, वो ऑफ कोर्स मैं उनको भी कंसिडर करूंगा। एंड लास्टली वो प्लेटफॉर्म या तो ऑटोमेकर का हो या इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म हो, मुझे एक ओवरऑल पैकेज क्या दे रहा है, मतलब इसकी वारंटी प्रोग्राम क्या है, एक्सटेंडेड वारंटी प्रोग्राम है कि नहीं, स्पेयर पार्ट्स का प्रोग्राम क्या है। दीज आर द वेरियस फैक्टर्स जो मैं कंसिडर करूंगा एक सेकंड हैंड गाड़ी लेने के लिए।
तो अब ऐसे में आदित्य, अगर हम सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो मुझे बताएं, जब आप गाड़ी के लिए लोन लेने जाते हैं और जब स्पेसिफिकली हम सेकेंड हैंड गाड़ी के लोन लेने की बात कर रहे हैं, तो जो आम नियम है, जो आम प्रोसेस है फॉलो करने का, क्या वही होता है सेकेंड हैंड गाड़ी के लिए लोन लेने में जो हमें फॉलो करना है, या यहाँ पर कुछ और नियमों की प्रणाली होती है? और कॉस्ट यहाँ पर कितनी ज़्यादा, क्योंकि एक डेप्रिसिएशन का एक फैक्टर है जो हमें काउंटर करना चाहिए आदित्य, जब भी आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो क्या लोन लेते वक्त इन सब बातों को काउंटर किया जाता है? कैसे इसकी एनालिसिस होती है आदित्य? जैसे कि अभी सर ने कहा कि ट्रू वैल्यू है या कारट्रेड है, बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स है जो कि आज की डेट में एनेबल कर रहे हैं कि सेकेंड हैंड कार पे आप ले सकते हो या आप बेच सकते हो। पहली बात। दूसरी बात, लोन प्रोसेस एग्जैक्टली सिमिलर होता है जो कि आप फर्स्ट हैंड कार में लेते हो। यहाँ पे ये सारे प्लेटफॉर्म जो है इनके साथ बड़े सारे बैंकों ने और बड़ी सारे एनबीएफसी ने टाई अप करके रखा हुआ है। प्रोसेस एग्जैक्टली सेम होता है, आपको शॉर्टलिस्ट करनी होती है कार और उसके बाद लोन देने के लिए बड़े सारे बैंकर्स वगैरह सब अवेलेबल रहते हैं। जनरली फर्स्ट हैंड कार के ऊपर इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम रहता है, सेकंड हैंड कार पे थोड़ा सा हायर इंटरेस्ट रेट रहता है। तो मेरे हिसाब से कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों ही इंटरेस्ट रेट प्रोसेसेस के अंदर। हाँ, ये अलग बात है कि सेकंड हैंड कार पे डेप्रिसिएशन हायर मिलता है, तो इसकी वजह से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं कारों में। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिफरेंस नहीं है, फर्स्ट हैंड कार हो या सेकंड हैंड कार हो, आप दोनों ही ले सकते हैं। चलिए, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के रूल्स तो जस के तस हैं, लेकिन हाँ, सेकेंड हैंड कार जब आप खरीदने जाएं तो क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, किस तरह से अपने फैसले लेने चाहिए, ये तमाम बारीकियां अवीक आपने हमको दी। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला इस खास चर्चा के लिए। चलिए, शो को आगे बढ़ाएंगे और फिलहाल हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आदित्य हमारे साथ बने हुए हैं जो आगे चल के दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे, और आगे हमारे साथ गौतम कालिया भी जुड़ेंगे और दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग और निवेश की तमाम बारीकियों पर चर्चा भी करेंगे। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है एक्सक्लूसिव। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद।